वेलकम बैक फ्रेंड्स। एंटी नेट पॉलिटिकल साइंस यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस के नेट्स के जो है वो तमाम सिलेबस को कवर करने जा रहे हैं और उसके नोट्स भी साथ में देंगे। इसी तरह आज हम पॉलिटिकल थाट में, वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट में जे.एस. मिल को डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है जे.एस. मिल। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसके बारे में कि जे.एस. मिल वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट में इसने क्या किया है। फ्रेंड्स, जे.एस. मिल जो है 1806 में इसको जो है वो 1806 में पैदा हुआ और 1873 जो है 1873 में इसकी डेथ हुई है। इंग्लैंड में पैदा हुआ और वाज फिलासफर, इकोनॉमिस्ट एंड स्टेट्समैन। जे.एस. मिल का कंट्रीब्यूशन जो है ये लॉजिक में, मॉरल, एथिक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मेटाफिजिक्स, यानी कि इन चीज़ों में जे.एस. मिल का कंट्रीब्यूशन रहा है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके साथ जे.एस. मिल जो है वो एडिहेरेंस थे, यानी कि जे.एस. मिल जो है उसके साथ अटैच था। इसके फादर का नाम, जे.एस. मिल के फादर का नाम जेम्स मिल है। 1773 में इसकी पैदाइश हुई और 1836 में इसकी डेथ हो गई, जो कि बेंथम का फ्रेंड था। यानी कि बेंथम जिसने यूटिलिटेरियनिज़म का कंसेप्ट दिया था, कि उस यूटिलिटेरियनिज़म में जेम्स मिल ने साथ दिया था और बाद में जे.एस. मिल ने जो है उस यूटिलिटेरियनिज़म कंसेप्ट को क्या किया, चेंज किया। और जे.एस. मिल फादर्स पब्लिकेशंस हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1818। सॉरी, जो मैं पहले बोल चुका था कि जे.एस. मिल जो है इसमें था, ये जे.एस. मिल फादर का कंट्रीब्यूशन था, मैं पहले भूल चुका था। जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया उसने लिखी थी 1818 में, जे.एस. मिल के फादर ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक भी है जे.एस. मिल की। ये किसने लिखी थी? जे.एस. मिल फादर ने लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो 4 साल की उम्र में ही लर्न ग्रीक, उसने ग्रीक सीखना शुरू कर लिया। एट 8 लैटिन, एट 10 प्लेटो, डायलॉग, हिस्ट्री एंड लॉजिक। यानी कि 8 साल की उम्र में उसने प्लेटो के डायलॉग, हिस्ट्री और लॉजिक जो है वो पढ़ना शुरू किया। 13 साल की उम्र में ही वाज इंट्रोड्यूस टू सीरियस रीडिंग ऑफ द इंग्लिश क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। यानी कि इंग्लिश के क्लासिकल जो पहले इकोनॉमिस्ट थे, जैसे स्मिथ हुए वगैरह, उनको इसने स्टडी करना शुरू कर दिया 13 साल की उम्र में। तो अब इसका हम, ये थी इसकी लाइफ जो है, लाइफ इसने कैसी गुजारी। वैसे लाइफ में से कोई भी पॉलिटिकल साइंस नेट में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें, तो ये खाली आपको इंट्रोडक्शन के मिल था कि कौन हो, उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन है। तो अब हम बात करते हैं मिल्स वर्क। मिल ने क्या क्या काम किया है। फ्रेंड्स, इसने 1820 में एक बुक लिखी जिसका नाम था एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये 1820 में इसने बुक लिखी। कलर को चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो ये इससे नीचे वाली जो बुक है, रिवाइव्ड एलेक्स डी टोकीवाइलीज डेमोक्रेसी इन अमेरिका ट्वाइस, दिस बुक इम्पैक्ट ऑन हिम। इस बुक ने जो है इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। सिस्टम ऑफ लॉजिक जो है, ये बुक 1843 में इसने लिखी। इसमें क्या था? कोहेरेंट फिलासफी ऑफ पॉलिटिक्स, लॉजिक कंबाइंड लॉग एंड ह्यूम ऑफ एसोसिएशन, साइकोलॉजी विद ए कंसेप्शन ऑफ सोशल साइंस बेस्ड ऑन द पैराडिम ऑफ न्यूटनियन फिजिक्स। यानी कि न्यूटनियन फिजिक्स के पैराडिम में इसने जो है साइकोलॉजी का कंसेप्ट सोशल साइंस में क्या है वो उसने इसमें लिखा था, सिस्टम ऑफ लॉजिक में। इसके बाद ऑन लाइबिलिटी लिखी इसने, और द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। वेरी इंपॉर्टेंट बुक जो है इसकी। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक जो है ये दोनों हैं। ऑन लाइबिलिटी कई बार पूछी जा चुकी है, और सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बुक हैं। इनमें लॉ, राइट और लाइबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं।
द कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी कि मिल्स जो है ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहता था, तो उसके बारे में इसने ये बुक लिखी, द कंसिडरेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसके बाद इसमें क्या था, आइडियल गवर्नमेंट ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि मिल जो है वो कहता था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, यानी कि जो इलेक्शन जो होता है ये प्रोपोर्शनल जैसे रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे में, तो हम उस तरह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी होनी चाहिए, माइनॉरिटी को जो है उनको उनकी प्रोटेक्शन की कुछ ना कुछ होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ों के लिए उसने इस बुक में ये 3 चीज़ें एक्सप्लेन की थी। इसके बाद उसने एक बहुत फेमस रिसाला लिखा था जिसका नाम यूटिलिटेरियनिज्म 1863 में, ऑन लिबर्टी एंड द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, हेयर ए जॉइंट एवर्स विद हर एग्जिस्ट हार्डी टेलर ए मैरिड लेडी। उसने उसकी बीवी जो है उसने भी इन दोनों बुक में ऑन लिबर्टी और सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन के बारे में जब मिल ने कुछ लिखा तो उसमें उसकी इस लेडी का और उसका दोनों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। इन 1826 उसको जो है वो मेंटल क्राइसिस आ गया, उसने तमाम कैपेसिटी जायकी जो है ख़त्म कर दी। उसने जब वो रिकवर किस चीज़ से हुआ, वर्ड्सवर्थ की रोमांटिक पोइट्री से और कॉलरिज पोइम से। इसी कॉलरिज पोइम से उसने क्या किया था, यूटिलिटेरियनिज्म को, बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म को इम्प्रूव किया था। इसी कॉलरिज पोइम के हिसाब से जब इसने इस कॉलरिज पोइम के बारे में पढ़ा तो उसने यूटिलिटेरियनिज्म जो बेंथम का था उसके को क्या किया, इम्प्रूव किया। रेज कर लेते हैं इसको, तो इसी से उसने इम्प्रूव किया था। अब इसने रिवीजन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म दिया था, यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म जेम्स बेंथम और जेम्स मिल जो इसका फादर था, J.S. मिल का फादर था, उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म कंसेप्ट दिया था। अब उस कंसेप्ट को क्या किया है, J.S. मिल ने उसी कंसेप्ट को रिवाइज किया है। क्या रिवाइज किया है इसमें, एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक सेकेंड, अब देखते हैं क्या किया है रिवाइज इसमें। एज जेम्स बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस विद ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि जितना नंबर ज़्यादा है उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस है। इसका मतलब समझने के लिए हम सोचते हैं, फॉर एग्जांपल हमें वेलफेयर करनी है और अगर मान लेते हैं हमने 100 में से 90 लोगों की वेलफेयर कर ली और 10 की नहीं की, इसका मतलब हम अच्छे हैं। यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म में बेंथम क्वांटिटी को नापता था, यानी कि बहुत सारे लोगों की वेलफेयर होगी इसका मतलब पूरे समाज की वेलफेयर होगी। वो क्वालिटी को नहीं नापता था, तो वो क्या करता था, क्वांटिटी को मापता था, जिसकी वजह से बेंथम ने कहा ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस विद ग्रेटेस्ट नंबर। तो बेंथम एम्फेसिस ऑन द एक्सपेंशन ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड डिस्ट्रिक्ट ऑन स्टेट इंटरफेरेंस, यानी कि बेंथम जो है मार्केट इकोनॉमी को इम्प्रूव करना चाहता था और स्टेट इंटरफेरेंस के पे रिस्ट्रिक्शन लगाता था। जैसे कि आपको पता है कि जेम्स मिल के आने के बाद मॉडर्न लिबरलिज्म की 3 क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म और लिबर्टेरियनिज्म या न्यू लिबरलिज्म जिसको बोलते हैं। तो मॉडर्न लिबरलिज्म जेम्स मिल से आगे चली थी, T.S. ग्रीन वगैरह। तो ये जो है ये स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं चाहता था, ये क्लासिकल लिबरलिज्म पे ज़्यादा बेंथम जो है ये यकीन रखता था। और मार्केट इकानमी को ये कहता था कि इकानमी, यानी कि मार्केट इकानमी का क्या मतलब है फ्रेंड्स, अभी समझाते हैं। मार्केट इकानमी का मतलब ये है कि ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम जिसके बीच इकोनॉमी में कोई भी स्टेट का रिस्ट्रिक्शन ना हो। लेजिस फेयर इसको भी बोलते हैं, लेजिस फेयर, यानी कि नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट इन इकोनॉमी, यानी कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, वो खुले प्राइवेट कंपनी, जैसे इंडिया में भी जो है 1991 के बाद LPG आया है तो उन्होंने भी मार्केट इकानमी को फ़रोग दिया है।
J.S. मिल रिवाइज बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म, बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म को इसने रिवाइज किया है और गिव कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, मैंने पहले बोल दिया J.S. मिल ने वेलफेयर स्टेट का दिया, सॉरी मैं जेम्स मिल बोल गया था, J.S. मिल ने वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट दिया था। इन्होंने ये जो है वेलफेयर स्टेट पे ज़्यादा गौर करता था। प्लीड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ स्टेट एक्टिविटी, और इसने स्टेट के इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज करने के लिए कहा। अब इसने कैसे रिवाइज किया यूटिलिटेरियनिज्म को? इंट्रोड्यूस क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन द प्लेयर्स, अब इसने J.S. मिल ने क्वालिटेटिव करेक्टर को भी इन्वॉल्व किया। पहले जो वो क्वांटिटी ही देखते थे कि ज़्यादा बंदूक को अगर आप क्या करते हैं वेलफेयर करेंगे तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे J.S. मिल जो है ये क्वालिटी के बारे में भी बात करता है। ही पोस्टुलेट दैट क्वालिटी ऑफ प्लेयर एज इम्पॉर्टेंट एज क्वांटिटी, यानी कि J.S. मिल कहता है कि प्लेयर जो है की क्वालिटी, वो क्वालिटी इसी तरह इम्पॉर्टेंट है जिस तरह क्वांटिटी, यानी कि अगर हम बहुत सारी क्वांटिटी में वेलफेयर कर रहे हैं वो तो इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन हमने क्वालिटी की को भी इसमें इन्वॉल्व करना है। तो ये था J.S. मिल की रिविजन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। मैन डज नॉट रन आफ्टर फिजिकल प्लेयर ओनली, डेवलपमेंट ऑफ मॉरल, इंटेलेक्चुअल एंड एस्थेटिक, यानी कि मॉरल और इंटेलेक्चुअल अगर डेवलपमेंट नहीं है तो मैन फिजिकल डेवलपमेंट पे नहीं चल सकता, इसलिए हमें मॉरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में भी रोल अदा करना है। यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपने पहले ही समझा होगा ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ होता है किसी चीज़ का बढ़ाना। मान लीजिए एक जगह पे हॉस्पिटल है, अब यहाँ पे 10 हॉस्पिटल बना लिए, ये होगी ग्रोथ। लेकिन 10 हॉस्पिटल काम कैसा कर रहे हैं? एक जगह पे 10 हॉस्पिटल है, एक में 5 हॉस्पिटल है। 5 हॉस्पिटल अच्छा काम कर रहे हैं और 10 हॉस्पिटल बुरा काम कर रहे हैं, और 5 हॉस्पिटल में फैसिलिटी ज़्यादा है, 10 हॉस्पिटल बना रही है। अब क्वांटिटी के हिसाब से तो 10 हैं, लेकिन क्वालिटेटिव जो है वो 5 वाले ज़्यादा है, इसलिए क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को J.S. मिल ने इन्वॉल्व किया इसके बीच। यूटिलिटी क्या होता है? पहले हम यूटिलिटी को समझते हैं। यूटिलिटी इज़ द अमाउंट ऑफ द सेटिस्फिकेशन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड, यानी कि गुड को कंजम्पशन करने के बाद हम जितनी सेटिस्फाई होते हैं उसके ऊपर जो सेटिस्फिकेशन हमको होती है उसको यूटिलिटी बोलते हैं। ओल्ड यूटिलिटेरियन had considered the importance of liberty, but they had not regarded as the essence of utilitarian philosophy. Mill sought to make liberty the core of his utilitarianism. मिल ने जो है यूटिलिटेरियनिज्म में लाइबर्टी को बहुत कोर समझा है, यानी कि बहुत कोर समझते थे। मिल क्या कहता है? ट्रू हैप्पीनेस डिड नॉट लाई इन फिजिकल सेटिस्फिकेशन बट इट वाज ड्राइव फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन करेक्टर, यानी कि ह्यूमन के करेक्टर डेवलपमेंट करने से, अगर ह्यूमन का करेक्टर डेवलप होगा तब ही हमें ट्रू हैप्पीनेस मिल सकती है, ना कि वो फिज़िकली डेवलप होगा, उसको आप फिज़िकली माल न्यूट्रिशन देते रहें, सॉरी आप उसको न्यूट्रिशन देते रहें, वो माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो, तो इससे उसकी डेवलपमेंट नहीं होती। लेकिन आप उसको ऐसे माहौल में कहीं जैसे जहाँ पे कोई उसको प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी ना हो, तो वो आ गया क्वालिटेटिव की बात करता है J.S. मिल। ओनली ए पर्सन ऑफ हाई करेक्टर कैन एंजॉय द प्लेयर ऑफ हाई क्वालिटी, यानी कि जिस पर्सन की हाई करेक्टर है वही इंजॉय कर सकता है हाई क्वालिटी की प्लेयर को। इंडिविजुअल लाइबर्टी इज़ एसेंशियल कंडीशन ऑफ करेक्टर डेवलपमेंट, यानी कि इंडिविजुअल अगर लाइबर्टी है, इंडिविजुअल आज़ाद है, तब भी वो अपना करेक्टर बना सकता है। अगर वो किसी के अंडर पे काम करता है तो वो अपना करेक्टर नहीं डेवलप कर सकता, क्योंकि वो किसी के अंडर है तो वो अपना करेक्टर नहीं डेवलप कर सकता। लाइबर्टी इनेबल पर्सन टू एक्सप्लोर एंड एंजॉय ए न्यू टाइप ऑफ प्लेजर, लाइबर्टी क्या करता है? एक नई टाइप ऑफ प्लेजर देता है, जो कि लाइबर्टी अगर नहीं है तो वो ऐसी किस्म का नहीं होता। इट इज़ बेटर टू बी ए ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड देन ए पिग सेटिस्फाइड, कि एक ह्यूमन बीइंग जो है अगर चाहे डिससेटिस्फाइड है, वो अच्छा है एक पिग सेटिस्फाइड से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी जो है इन्वॉल्वमेंट है कि करेक्टर के हिसाब से जो है ह्यूमन बीइंग इज़ बेटर देन द पिग। अगर ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड है तब भी वो बेटर है, यानी कि पिग सेटिस्फाइड है उससे भी।
बेटर टू बी सोक्रात डिससेटिस्फाइड देन ए फूल सेटिस्फाइड। अगर एक इंसान सोक्रात है और वो डिससेटिस्फाइड है तो अच्छा है, लेकिन अगर वो फूल है, सेटिस्फाइड भी है तो बुरा है। हेयर देन ए फूल वर इक्वली बर्डन। ए प्लेयर ऑफ हाई क्वालिटी गिविंग लेस सेटिस्फिकेशन was preferable to the one of the low quality with more satisfaction। अब हम करते हैं, इसने दूसरा कंसेप्ट दिया था सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन, इसको लॉ ऑफ हार्मनेस भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसको हम दूसरी वीडियो में करेंगे।